सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज अर्थशास्त्र की इस नवीन क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं बड़े सरल शब्दों में, आसान शब्दों में और जोरदार क्लास। इस क्लास के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आएगा, जितने भी प्रश्न बने हैं, जितने भी प्रश्न मैंने लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने के लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बस संतुष्टि से बैठ जाइएगा, एकाग्रता से बैठ जाइएगा और अपनी चित्तवृत्ति को शांत रख के संतुष्टि से आप पढ़िएगा। देखो बहुत आनंद आने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास स्पेशल मैंने इतनी अच्छी और इतनी मतलब रहस्यमय बनाई है कि आप उस क्लास को देखकर और उस क्लास के क्वेश्चन आंसर को पढ़कर आप वाकई दंग रह जाओगे। आप कल्पना करोगे कि सर इतने सरल और इतने सरल परिभाषाओं में और इतने आसान परिभाषाओं में आपने समझाया है कि जिसकी तुलना हम किसी अन्य से नहीं कर सकते, है ना। तो आज की क्लास बहुत ही जोरदार रहने वाली है। बस आप शांति से बैठ जाइएगा और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि परिभाषा को साथ साथ लिखते जाइएगा, है ना। आइए अब हम समय को व्यर्थ ना करते हुए, परीक्षा के दिन कम बचे हैं, है ना। आज हमारी तारीख इस महीने की जनवरी माह की अंतिम तारीख बची है। अब कुछ समय में ही परीक्षा का आने वाली है, तो हम इस समय को लिहाज को देखते हुए हम शीघ्रता से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और शीघ्रता से रिवीजन की ओर चलेंगे। हाँ, आज हमारा टॉपिक है, देखिए सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान रखिए। हाँ, आज हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र। ये समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा टॉपिक है अर्थशास्त्र। अध्याय नंबर 3 मुद्रा, है ना। अध्याय नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, ये आज हमारा टॉपिक है, मुद्रा और बैंकिंग। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले देखिए कि ये मुद्रा और बैंकिंग क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। मैंने चैप्टर का जब नाम ही ऊपर हाईलाइट ये हो रहा है कि मुद्रा और बैंकिंग, तो मैंने सबसे पहले मुद्रा और बैंकिंग की डेफिनेशन समझने के लिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। देखिए ये मुद्रा और बैंकिंग क्या होती है ना। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं। मुद्रा क्या होती है। हाँ, मुद्रा देखो विनिमय, विनिमय किसे कहते हैं, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना, यानी कि विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य होता है कि जब हम वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक वस्तु देकर, जैसे मान लो कि हमें कोई वस्तु चाहिए, तो वो वस्तु चाहिए, तो उस वस्तु को लेने के लिए हमें उसके दाम देने पड़ेंगे। तो यानी कि एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु को देना ही मुद्रा है ना। मुद्रा क्या करती है, मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान का कार्य कौन करती है, मुद्रा करती है। पहले हमारे देश में वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु विनिमय की जगह उसमें बहुत कठिनाई आती थी, है ना। कठिनाई के दौर के अंदर एक समरूप वस्तुएं नहीं मिलने के कारण फिर सरकार ने कालांतर के बाद ये वस्तु विनिमय को उसको हम संविधान के उस अनुच्छेद के किनारे रखकर फिर इसको लाया गया। आया समझ में। हाँ, तो देखिए यानी विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। किसका माध्यम है, विनिमय का एक सर्वमान्य। सर्वमान्य का मतलब क्या होता है, जिसको सब मानते हैं, जिसको सब मानते हैं, सर्वमान्य माध्यम है। तो विनिमय का मुद्रा का अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा के अंदर कि मुद्रा किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना कि मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। आगे समझ में, बस ये कर रहा है। हाँ, आगे देखिए बैंकिंग क्या है। बैंकिंग आप जानते हो, बैंकिंग जहाँ आपके बैंकिंग जहाँ आप अपने खाते खुलवाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसमें अपना अमाउंट क्रेडिट डेबिट करते हो, है ना। तो वो हमारी बैंकिंग होती है। हाँ, तो इसकी परिभाषा देखिए, बैंकिंग का क्या कार्य है, क्या दायित्व, क्या कर्तव्य है बैंकिंग का, इसको हम जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। जनता की, है ना, बैंकिंग जनता की जमाई स्वीकार करना, जनता की जमाई स्वीकार करना तथा उनको उनको जरूरत, है ना, जरूरत होने पर ऋण के रूप में उधार देना। कितना सरल प्रश्न है। जैसे यदि आपके पास पैसे हैं, अब आप सोच रहे हो कि हमारे पैसे इतने 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए उन इतनी बड़ी राशि को हम घर पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि चोरी डकैती होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए हम उन्हीं पैसों को लेकर सुरक्षित रखने के लिए हम बैंक में जाकर हम अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं, जहाँ पर वो राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो है ना, तो बैंक क्या करता है, बैंक जमाओं को स्वीकार करता है, और जब हमें जरूरत, अब हमने जमा करवा दिया, और जब मान लीजिए हमें जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी राशि को हम निकालने के लिए बैंक में जाएंगे और अपने अकाउंट में जो प्रोसेस होता है वैसे करके उस पैसों को जितनी आवश्यकता होगी उतने हमारे अकाउंट में से हम डेबिट करते हैं, उसको हम निकालते हैं। आया समझ में। तो बैंक का क्या कार्य है, जमाए। बैंक का मतलब होता है कि जो जमाए होती है, यानी जो पैसे होते हैं, उसको वो स्वीकार करता है कि आओ जमा करवा दो, आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। फिर हमें जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत पड़ने पर वो ऋण के रूप में हमें उधार भी दे देता है ना। ऋण के रूप में हमें उधार भी दे देता है, जितनी हमारे अकाउंट में जो राशि होती है उससे भी ज्यादा हमें उधार दे देता है। आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। आगे चलते हैं। देखो अब हम है ना फास्ट चलेंगे थोड़ा। अब हम स्लो मोशन में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, और फास्ट पढ़ते पढ़ते एक एक पर्सन को बारीक, क्योंकि रिवीजन 4 तारीख से आपका रिवीजन आने वाला है ना। तो 4 तारीख से रिवीजन भी स्टार्ट होगा, इसीलिए रिवीजन के उस मद्देनजर रखते हुए हमें तेजी से पढ़ना है और समझते चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस एकाग्रता से पढ़िए, अपना ध्यान पूरा बोर्ड पे रखिए, प्रश्नों पे रखिए, और मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसकी इसकी पूरी मुझे उसका संभावना मालूम है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो आपका पार्ट रहने वाला है, ये जो आपका पार्ट रहने वाला है मुद्रा, है ना, ये आपका जो पार्ट रहने वाला मुद्रा, और ये आपका पार्ट जो ये मुद्रा और बैंकिंग आपका जो पार्ट रहने वाला है ना, मुद्रा और बैंकिंग, ये जो आपका पार्ट रहने वाला है, ये पार्ट कितने का रहना है, कितने का रहने वाला है, ये आएगा आपके 8 नंबर का पार्ट। इसके अंदर आएंगे 5 नंबर, है ना। इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का प्रश्न होगा। इन 8 प्रश्नों में से देखिए आपका एक प्रश्न आपका आएगा
एक प्रश्न आएगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कौन सा आएगा? बहुविकल्पीय। बहु बहुविकल्पीय जो प्रश्न आएगा आपका वो आएगा एक, एक दो आएंगे ना, दो बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएंगे आपके, है ना। एक आपका रिक्त स्थान आ जाएगा, है ना, और एक आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा और एक प्रश्न आएगा आपके 4 नंबर का, वो आ जाएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा। कौन सा आएगा? निबंधात्मक। तो इस पार्ट में जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं, इस पार्ट में जो आपके प्रश्न बनने वाले हैं ना, वो प्रश्न ये बनेंगे। दो प्रश्न आएंगे आपके बहुविकल्पीय, एक प्रश्न रिक्त स्थान का आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आएगा आपके 4 नंबर का। 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा ना आपके, देखो दो प्रश्न हो गए, कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का। ये 1 नंबर का हो गया और ये भी 1 नंबर का हो गया। और ये जो आपके प्रश्न आएगा ना ये 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा, ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है? 4 नंबर का। तो इस पार्ट की आपके जो प्रश्न आएंगे बोर्ड के अंदर, इस पार्ट में से उस पार्ट की जो क्रम श्रृंखला रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, है ना। तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी है। और मैंने इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर मैंने इन्हीं प्रश्नों के, और जो प्रश्न आएंगे इस प्रश्न में, इस पार्ट में से, इस टॉपिक में से, मैंने उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों का समावेश किया, प्रश्नों को लिया है, ताकि ऐसे प्रश्न ही हम पढ़ें जो प्रश्न बोर्ड में आने के योग्य हो, जो बोर्ड में आएंगे आएंगे, वरना पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, किन किन को पढ़े, किन किन को याद रखे। इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया जो प्रश्न अवश्य आएंगे, जरूर आएंगे, और जिनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, तो आप देखिए, समझ में आ गया होगा सबको आपको। हाँ, देखिएगा। तो हमारे साथ दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न में से ना, निम्न में से कौन सी संपत्ति सबसे तरल है? तरल का मतलब क्या होती है? जो तरल का मतलब होती है जो द्रव है ना, जो पानी की तरह द्रव है, यानी कि जो सबसे तरल है। तरल का मतलब तरल। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर तरल तो पानी की तरह पूछ रही, तो पानी की तरह क्या? इसमें तो पानी की तरह ना तो भूमि पानी की तरह है, ना मुद्रा पानी की तरह है, ना सोना पानी की तरह है, ना बंद पत्र पानी की तरह है। पानी तो तरल होता है, वो तो द्रव होता है ना, वो तो एक जगह टिकता नहीं है, उसको वो तो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। तो सर इसमें तो कोई होगा ही नहीं तरल। ये तो पूछ रहा है कि कोई तरल क्या है ना, संपत्ति। अब संपत्ति तरल कौन सी है? अब यहाँ पे देखो, तरल तो कोई संपत्ति है ही नहीं, पैसे भी तरल थोड़ी ना है। तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों कि तरल संपत्ति का मतलब है जो संपत्ति हमारे जीवन के अंदर अधिक भूमिका निभाती है। जो जो वस्तु या फिर जो संपत्ति हमारे दैनिक जीवन से लेकर हमारे अनादिकाल तक, अनादिकाल ये कहिए आप जीवन पर्यंत तक, है ना, दैनिक जीवन से जीवन पर्यंत तक हमारे जीवन में मूलभूत जरूरतों की पूरे करने के लिए महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण जो अपना समय स्थान निभाती है, वो कौन सी संपत्ति होती है? तो आपको पता है, आप जब सुबह शाम आपके क्या काम आता है? सुबह शाम दिन में यदि आपको किसी प्रकार की जरूरत होगी, मार्केट में आपको किताबें लानी होगी, तो किसकी जरूरत होगी? मुद्रा की जरूरत होगी ना, अरे पैसों की जरूरत होगी ना आपको, है ना। सोने की जरूरत थोड़ी होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो मुद्रा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी मुद्रा। तो वो सबसे तरल संपत्ति कौन है? तो वो सबसे तरल संपत्ति होगी हमारी मुद्रा। कौन सी होगी? मुद्रा। अब ये बंद पत्र क्या है ना, बंद पत्र क्या है? बंद पत्र यानी कि किसी, इसको देखो, किसी काम को, है ना, किसी काम को, किसी काम को करने वाला, किसी काम को, जो किसी काम को करने वाला होता है ना, वो किसी काम को करने वाला जो, है ना, जो उसके लिए, जो उसके लिए प्रतिबद्ध हो, जो उसके लिए, उसके लिए प्रतिबद्ध हो। किसके लिए प्रतिबद्ध हो? यानी कि कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, प्रतिबद्ध हो, वह बंद पत्र के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? बंद पत्र के अंतर्गत होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, बंद पत्र के अंतर्गत होगा। हाँ, तो ये हमारा प्रश्न है कि बंद पत्र, यदि प्रश्न 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा, बंद पत्र किसे कहते हैं? तो किसी काम को करने वाला व्यक्ति, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने, मैंने कहा कि आज आपको खेतों के अंदर जाना है, और एक खेतों में एक जो एकड़ का खेत है उसके अंदर आपको सिंचाई करनी है। अब आप गए और आपने दिन भर, है ना, एक प्रतिबद्ध होकर आपने उस खेत में सिंचाई की, है ना, अपनी ईमानदारी से काम किया। तो आप क्या होगे? अपने कर्तव्य और अपने दायित्व के प्रति आप एक निडरता से उस कार्य को जो आपने किया है पूर्णता से, है ना, आप निश्चित होंगे उस कार्य को करने के लिए, निर्भरता मतलब किसी प्रकार की निर्भयता से। तो आप क्या होगे? आप एक बंद पत्र, यानी कि एक बंद गए, यानी कि उस नियम प्रणाली से आप बंद कर आपने वो कार्य किया, है ना। तो ये क्या हो गया? बंद पत्र हो गया। आ गया समझ में? हाँ, स्क्रीन शॉट से भी आगे चलते हैं। देखो, मैंने वही क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम अधिक क्वेश्चन को समझेंगे, और उन क्वेश्चनों को मैं कह रहा हूँ इसके बाहर कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता, इतने विश्वास से मैं कह रहा हूँ। बस आप अपने एकाग्रता से पढ़िए, आप अपनी चित्तवृत्ति को एक जगह रखकर पढ़िए, क्योंकि ये नहीं पढ़ा ना आपने, तो मुझे लगता है कि आप परीक्षा के अंदर फिर जाओगे, पढ़ोगे, और प्रश्नों को जब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए। इसलिए मैंने क्वेश्चन वहां से लिए जहाँ पर आने की पूरी संभावना है। हाँ, अगला देखिए हमारा, मुद्रा की कौन सी अवधारणा, कॉन्सेप्ट सबसे तरल है? अब देखिए, हाँ, ये प्रश्न पूछ रहा है कि वहां पर क्या था? वहां पर हमारा प्रश्न था कि कौन सी संपत्ति तरल है। प्रश्न को भी ध्यान से देखना, वहां पर कहा था कि संपत्ति कौन सी तरल है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी अवधारणा जो है, वो मुद्रा की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो अवधारणा जो है कौन सी तरल है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, आपको दिख रहे हैं ये M1 M2 M3 M4, ये क्या है? ये आपके मान लीजिए मुद्रा है, मुद्रा के चरण है। क्या है?
मुद्रा के मुद्रा की विधियाँ मान लीजिए आप, ठीक है, मुद्रा की चरण विधियाँ। ये आपकी मुद्रा की क्या है, ये मुद्रा की चरण विधियाँ है। किसकी विधियाँ है, मुद्रा की चरण विधियाँ, जो मुद्रा को मापने में, उसका पैमाना करने में अपना योगदान देती है, अपना सहयोग देती है और अपना रोल निभाती है। वो कौन होती है, ये M1 M2 M3 M4। अब आप कहोगे, अब इसमें आप बताइएगा सबसे तरल कौन है, तो सबसे जो तरल होगी, सबसे जो तरल होगी वो होगी हमारी M1। क्या होगी, M1। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो M1 हो जाएगा। सबसे तरल पूछे तो आपको M1 लिखना है, और सबसे कम तरल पूछे तो आपको M4 लिखना है। ये सबसे कम है ना, सबसे कम पूछे आपको तो क्या बताओगे, M4। और सबसे तरल पूछे, है ना, सबसे तरल पूछे, सबसे कम तरल, है ना, सबसे कम तरल पूछे तो M4, और सबसे सबसे अधिक तरल पूछे, सबसे अधिक तरल पूछे तो वो आपके हो जाएगी M1। आगे समझ में, ये सबसे अधिक तरल होगी, ये सबसे कम तरल होगी। आगे समझ में। हाँ, अब यदि ऐसा पूछ ले, जैसे मान लीजिए ये, अब देखिए M1 और ये M2, M1 और M2 जो है ये आपकी संकुचन मुद्रा होती है। कौन सी होती है, संकुचन। परीक्षा के अंदर आ जाए कि संकुचन मुद्रा किसे कहते हैं, ये होती है आपकी संकुचन मुद्रा। तो परीक्षा यदि प्रश्न भी आ जाए कि निम्नलिखित में से ऑप्शन दे दिए गए आपको, और उसमें से लिखा गया कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से संकुचन मुद्रा ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है कि M1 प्लस M1 और M2, इसको क्या कहते हैं, ये संकुचन मुद्रा है। क्या है, संकुचन मुद्रा है। और ये हमारी जो M है ना, ये M3 और M4, ये हमारी M3 और M4 जो है, ये हमारी M3 और M4, ये है हमारी व्यापक मुद्रा। क्या है, ये हमारी व्यापक मुद्रा। यदि परीक्षा के अंदर कैसे भी प्रश्न आ जाए तो आपको इनसे बाहर, देखो इनसे बाहर आएगा नहीं आंसर, वो पेपर के अंदर घुमा फिरा के प्रश्न आएगा, आपको समझना है। यानी कि अगर परीक्षा के अंदर पूछ ले कि सबसे तरल है ना, सबसे अधिक जो तरल होगी मुद्रा की अवधारणा वो होगी M1, और यदि सबसे कम जो तरल होगी वो होगी हमारी M4। और यदि पूछ ले कि संकुचन मुद्रा क्या है, तो M1 और M2 को संकुचन मुद्रा कहते हैं, और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। देखो एक ही प्रश्न के अंदर हमने इतने सारे प्रश्नों को पढ़ लिया, है ना, अमेजिंग, है ना, अद्भुत। हाँ, तो ऐसे अद्भुत प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए, बस कहीं मत जाइए, कहीं नहीं जाना है आपको। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसी ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से यदि आप अध्ययन करोगे, ज्ञानार्जन करोगे ना, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ आप इस परीक्षा के अंदर है ना विजय तिलक का और विजय उद्घोष का तिरंगा ध्वज गाड़ के आएगी। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, बस आप दिमाग से और एकाग्रता से पढ़िए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो रही है ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आप पढ़ते रहिएगा, कम दिनों में आपने ये पढ़ लिया तो समझ लिएगा आप बाजी जीत गए, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप साथ साथ पढ़ते चलिए और स्क्रीनशॉट देते चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। हाँ, व्यापारिक बैंक, आपको पता है व्यापारिक बैंक क्या होती है ना। व्यापारिक बैंक सबको सब जानते हैं, इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं भी। हाँ, देखिए अब इसका ऑप्शन देखिए, व्यापारिक बैंक का प्रमुख, प्रमुख का मतलब क्या होता है, प्रधान। प्रमुख का मतलब क्या होता है, प्रधान। जो मतलब सबसे प्रधान, सबसे बड़ा हो, है ना, वो कार्य क्या है, लोगों की जमाई स्वीकार करना। ऋण, देखो पहला विकल्प है लोगों की जमाई स्वीकार करना, यानी कि उनके पैसों को जमा करना, है ना। फिर दूसरा है ऋण प्रदान करना, यानी कि जो लोन है उनको लोन अदा करना, देना, है ना। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, यानी कि किसी समूह, गांव या फिर किसी व्यक्ति की जो पूंजिका है उसका प्रतिनिधित्व, यानी उसका डेलीगेट्स बनना, है ना। और दे हमारा जो है उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए और अधिकतर में यदि उसमें किसी में लिखा होगा उपयुक्त सभी, तो आपको ध्यान रखना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन में अधिकतर क्या होता है, जो उपयुक्त सभी होता है ना, वही हमारा आंसर हो जाता है। परीक्षा के अंदर कई बच्चे गलती करके आ जाते हैं उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अधिकतर क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ के ही जाना है, तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्के मारने वाले कभी पास नहीं होते हैं ना, तो आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और यदि किसी प्रश्न में आ जाए ना कि उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर ऐसा प्रश्न आए ना, तो ऐसे प्रश्न को कभी राइट मत करना, ऐसे को हमेशा गलत करना। और यदि सभी आ जाए तो उसको संभावना होती है, उसकी 70% संभावना होती है कि उसका आंसर उसी में छुपा है, वही है ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, व्यापारिक बैंक क्या करती है, लोगों की जमाई स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। यदि प्रश्न भी आ जाए तो हमारी परीक्षा के अंदर कि व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य लिखिए, है ना, तो आपको ये लिखना है, लोगों की जमाई स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो बच्चों और आगे चलते हैं। फिर आपके लिए ये क्लास जो है बड़ी ही एक रहस्यमय और अद्भुत क्लास है। इस क्लास को आप मिस मत करना, बस आप पढ़ते रहना ध्यान से। आपकी पास की जो जिम्मेदारी है ना वो मैं ले रहा हूँ, आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो, ये हमारी उम्मीद है। और उम्मीद तभी साकार होगी हमारी जब आप अपने मन से, तन से, जैसे तन से बैठे हो ना वैसे मन से भी आप पढ़ो, तब जाके हमारी उम्मीद और आपके अरमान पूरे होंगे। हाँ, अगले देखिए, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, बैंक दर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक दर जो वाला प्रश्न है ना, ये अधिकतर बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट हो रहा है। मुझे लगता है कि बैंक दर, बैंक वाला जो है, सभी विद्यार्थियों को एक बैंकर बनाना, कैशियर बैंकर बनाना चाहती होगी, मैनेजर बनाना चाहती होगी, उसी उद्देश्य से अधिकतर इस पर्सन का जो है बार बार आना ये दर्शाता है कि ये पर्सन अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए कि बैंक दर किसे कहते हैं, ये दर क्या होती है, आपको पता है दर का मतलब क्या होता है। दर का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए रेट, इसको रेट कहते हैं ना, रेट। एक रेट छूट होती है, एक इधर प्रतिशत दर हो गया हमारा, है ना। तो जिस दर पर, यानी कि जिस दर पर, जैसे मान लीजिए 1% होता है ना, 1% 2%, वही हमारी दर होती है।
जिस दर पर केंद्रीय बैंक का मतलब होता है सेंट्रल बैंक, है ना। जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक, देखो आपको पर्सन को पढ़ना है सिर्फ। जिस दर पर, मान लो जिस दर पर जो केंद्रीय बैंक है वो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, उसे बैंक दर कहती है। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब होता है जो सेंट्रल होती है ना, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? वो सेंट्रल जो ट्रेडिशनल है ना, जो ट्रेडिशनल जो बैंक होती है हमारी, उस बैंक को क्या करती है? वो लोन देती है। क्या देती है? लोन देती है। अब लोन देगी ना वो, तो उसका एक सौदा होता है ना, एक डील होती है, एक डील होती है। वो डील होती है कि कितने प्रतिशत, है ना, कितने प्रतिशत, विच परसेंटेज, है ना, उसके ऊपर विच परसेंटेज यानी कितने परसेंटेज लगेंगे, तो उसके ऊपर वो पहले डील हो जाती है कि हम आपको इतनी मात्रा में आपको हम पैसे देंगे, इतनी मात्रा में हम आपको राशि देंगे, तो उस राशि को आप कितने समय अवधि, कितने टाइम पीरियड के बाद आप हमें वापस रिटर्न करोगे, तब तक के लिए जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड की कितनी दर से हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए उनके बीच में जो दर की जो निर्धारित होता है वो लेकर उसका जिक्र है यहाँ पे, है ना। आगे समझ में? तो कहने का तात्पर्य है कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है उसे बैंक दर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, आगे चलते हैं। हाँ, देखिए वेरी वेरी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। बस आप ये पढ़ के चले जाओ, और बाकी कुछ और अगर हो सके संभव आपकी पढ़ने के अंदर रुचि है, पढ़ना चाहते हो, तो मैं तो कह रहा हूँ सारे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगा जितना पढ़ोगे उतना, ना। और भाई यदि कुछ भी नहीं, पूरे साल तक नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बस ये पढ़ लो, पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप निश्चिंत हो जाओ, है ना। हाँ, चिंता नहीं करनी, बस यहाँ ध्यान रखो। हाँ, व्यापारिक बैंकों के किन्हीं दो खातों के नाम बताइए जिनमें वे जमाई स्वीकार करते हैं। अब देखो, व्यापारिक बैंकों के खाते, आप जानते हो ना, आपका भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता होगा, तो वो खाते कौन से खुलवाते हैं? बैंक के अंदर कौन से खाते होते हैं? सामान्य, देखो तो वो खाते क्या है? पहला खाता हमारा हो गया बचत खाता। क्या हो गया? बचत खाता। और दूसरा हो गया हमारा चालू खाता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बचत खाता और चालू खाता है, ये किसके अंतर्गत खोला जाता है? ये व्यापारिक बैंकों के किन्हीं दो खातों के, है ना, तो व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत खोला जाता है। आगे समझ में? जो बचत खाता है ये भी जमाई स्वीकार करता है, और जो चालू खाता है, ये बचत खाता जो होता है, इसमें गवर्नमेंट में परसेंटेज, बचत खाता के अंदर सरकार में एक निश्चित दर पर प्रतिशत, यानी कि उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है ना। और इसके ऊपर जो चालू खाते के अंदर हमें गवर्नमेंट जो है, वो बैंक जो है, हमें इंटरेस्ट ब्याज नहीं देती है। आगे समझ में? हाँ, इसमें हम लेन देन कम मात्रा में कर सकते हैं, इसमें हम अधिक मात्रा में कर सकते हैं। आगे समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे चलते हैं। हाँ, देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मैंने आपके सिर्फ आपके भविष्य के लिए और आपकी उज्जवल कामना के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाया हूँ, ताकि आप, है ना, शिक्षा के प्रति आपकी रुचि बनी रहे, शिक्षा के प्रति आपका जो अनुराग है ना, जो प्रेम है, वो प्रेम बना रहे। इसी उद्देश्य से मेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास लेने का मैंने आज आपको पता नहीं होगा कि इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चनों को पिछले साल के पेपर, जो पेपर आते हैं उनसे मैच कर करके कैसे हम इन क्वेश्चनों को मैंने इन गूढ़ता से तैयार किया है। शायद आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, परंतु जो प्रश्न है आप आराम से एकाग्रता से पढ़िए, क्योंकि इतनी मेहनत करके और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं ला सकता, है ना। हाँ, मुद्रा गुणक का सूत्र लिखिए। ये मुद्रा गुणक क्या होती है? हाँ, देखो मुद्रा गुणक का सूत्र, देखो वेरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप रट लेना, और ये समझ लेना, रटना नहीं है, क्योंकि रटने की क्लास नहीं है ना, ये समझने की क्लास है, रटना नहीं है, अब सिर्फ समझना है। हाँ, तो देखिए मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक हमारा सूत्र हो जाएगा मुद्रा गुणक बटावा ना 1/, नकद कोष में अनुपात। क्या हो गया? 1/, नकद कोष में अनुपात। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा मुद्रा गुणक है, ये किस कार्य में आता है? ये देखिए जो मुद्रा गुणक है ना, ये बच्चों मुद्रा गुणक क्या करता है? जो हमारी मुद्रा होती है, जैसे हमारी साख होती है ना, साख। हाँ, जैसे मान लीजिए ये जो मुद्रा गुणक है ना, ये मुद्रा गुणक किस कार्य, किस काम में आता है? ये जो साख होती है हमारी, जो साख होती है, यानी कि साख सर्जन जो होता है, यानी साख निर्माण, यानी साख सर्जन की, साख सर्जन की क्षमता, है ना, साख सर्जन की क्षमता को दर्शाता है। को बताता है, यानी कि जो साख होती है उस साख क्षमता को दर्शाता है ना। अब ये साख क्या होती है, ऐसा गुरुजी हमें समझ में नहीं आता कि साख क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, साख किसे कहते हैं। जैसे बैंक होती है, व्यापारिक बैंक, अब यदि कोई सी बैंक मान लीजिए, उस बैंक से जाकर आप क्या करोगे? अपना खाता खुलवाया, खाता खुलवाने के बाद आपको होम बनाना है, अपना पर्सनली होम, है ना, तो मकान बनाना है, तो उस मकान के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना। तो पूंजी यदि अधिक मात्रा में आपके पास नहीं है, तो आप क्या सोचोगे? आप कहोगे कि मैं किसी संस्था या किसी बैंक के माध्यम से लोन ले लूँ, ताकि उस लोन के द्वारा मैं अपने जिस कार्य को मुझे करना है, मैं उस कार्य को पूर्ण तरीके से पूरा कर सकूँ, है ना। अभी अनुमान लगाओगे, तो फिर आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको लोन देगा, आप बैंक से लोन लोगे, फिर लोन लेने से पहले बैंक कहेगा मैं इसके ऊपर इतने % इंटरेस्ट लूँगा, ब्याज लूँगा, है ना। तो जो बैंक जो होता है, वो बैंक अपना जो कोष होता है, उस कोष में से बैंक जो अपनी राशि होती है, उस सारे राशि में से वो कुछ पैसे अपना कोष को बनाए रखेगा, और बाकी पैसे आपको लोन के रूप में देगा। जो लोन के रूप में देगा, फिर उनसे वापस जो ब्याज वसूलेगा ना, वही आपका साख होता है, वही क्या होता है? आपका साख होता है।
उसी को क्या कहते हैं, साख। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो और गुडविल भी कह सकते हो, इंग्लिश के अंदर है ना, गुडविल कह दो आप, इसको क्रेडिट कह दो, है ना, क्रेडिट कह दो। हाँ, तो ये गुडविल क्रेडिट ये होती है आपकी, आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए नगद कोष, जैसे मान लीजिए गुरुजी यहाँ पर अगर 20% ये हमारा क्या गया, नगद कोष आ गया। मान लीजिए 20% अगर नगद कोष आ गया तो मुद्रा गुणक क्या होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारा, तो हम मैं इसको ना, तो जैसे मान लीजिए 20% आ गया तो हमारा मुद्रा गुणक क्या होगा। तो हमारा मुद्रा क्या गुणक क्या होगा, 1/1। देखो 1/, मुद्रा को नगद कोष कितना, 20% है, तो 1/20 हो गया। हाँ, अब ये 20% किस में से आया है, यानी कितने इसका अधिकतम ये किस में से आए, यानी कि जो 20% है किस में से है, यानी ये 100 में से है। किस में से है, 100 में से है। हाँ, किस में से है, 100 में से। 1/100 आ गया, 1/100 आ गया। इसको भाग दे दिए इसमें, तो ये आ जाएगा आपके 1/5। क्या आ गया, 1/5। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो बैंक है, यानी कि वो बैंक जो है, वो बैंक 5 गुना, कितना गुना, 5 गुना साख, 5 गुना साख सर्जन करती है, 5 गुना साख सर्जन करती है। आ गया समझ में, 5 गुना, यानी उस राशि से 5 गुना वो साख सर्जन करती है। हाँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलिएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाँ, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप बने रहिए और क्वेश्चनों को समझते रहिए। हाँ, देखिए अब हमारा प्रश्न आया यहाँ पर देखो, ये स्फीति है ना। स्फीति किसे कहते हैं, स्फीति किसे कहते हैं, जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो इसे स्फीति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेन होता है, आज एक सामान्य जो पेन होता है जिससे आप बॉल पेन कहते हो, है ना, रेड पेन कहते हो, उस बॉल की जो बॉल पेन होता है उसकी कीमत कम से कम, सामान्य पेन की कीमत 10 रुपये से 5 रुपये के बीच की कीमत होती है। अब यदि मान लीजिए वो एक सामान्य पेन जो होता है, एक नॉर्मल जो पेन होता है बॉल पेन, यदि उस पेन की कीमत अचानक 50 रुपये हो जाए तो आपको, है ना, एक पल के लिए आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कम समय में और अचानक ये पेन की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, है ना। तो जो यानी कि जो कम कीमत स्तर जो है ना, यानी सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, यानी पहले 5 रुपये का था 50 रुपये का हो गया, तो वही क्या हो गया, आपकी स्फीति हो गई। क्या हो गई, स्फीति हो गई। यानी कहने का तात्पर्य सामान्य शब्दों में हम माने तो ये मान सकते हैं कि किसी वस्तु का अचानक से अधिक, किसी वस्तु की सामान्य कीमत से अधिक कीमत हो जाना, किसी वस्तु की सामान्य कीमत से अधिक कीमत हो जाना क्या हो गया, स्फीति हो गया। आ गया समझ में। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, है ना। ये जो आपके अतिरिक्त होता है ना, लघुत्रात्मक प्रश्न, ये 1 नंबर का आ सकता है। हाँ, आगे चलिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इन क्वेश्चनों की जो धमादार जो ये सीरीज है ना, इस सीरीज को बस आप समझो, है ना, रटना नहीं है, समझो समझो, मुझे पता आप समझ आ जाएगा, इतनी सरल परिभाषा है, कैसे समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखो अवधि, अवधि जमा किसे कहते हैं, अवधि का मतलब आप जानते हो, प्रीडली, है ना, प्रीडली जमा, प्रीडली क्रेडिट्स, है ना, किसे कहते हैं। आ गया समझ में। हाँ, हम्म, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, हाउ प्रीडली क्रेडिट्स, है ना, से, हाँ, हाउ प्रीडली से क्रेडिट। हाँ, देखिए अवधि जमा किसे कहते हैं। अब देखिए प्रश्न को आप, अवधि जमा उस जमा को कहते हैं जो बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए कराई जाती है। देखो अवधि का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो अवधि दिख रही है ना आपको, इसका मतलब सही जो उच्चारण है ना, अवधि होता है। और अवधि किसे कहते हैं आपको पता है, अवधि का मतलब होता है कि अवधि का तात्पर्य होता है एक समय होता है, मान लीजिए एक फिक्स समय होता है, एक निश्चित समय निश्चित होता है ना, है ना, एक निश्चित समय होता है। आगे समझ में, एक निश्चित समय होता है। तो वो जो जिस निश्चित समय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 50,000 रुपये हैं, अब आप 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा करवाए, है ना, तो इसके अंदर आपने एक अवधि, मान लीजिए आपने एक बचत खाता होता है, अब बचत खाता के अंदर आपने, जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान के अंदर हमें एक सुकन्या योजना चलती है, जिसमें बच्चियों का खाता खुलाया जाता है। उस खाते के अंदर जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट देते हैं, है ना, डबल पैसे मिल जाते हैं, काफ़ी एक समय अवधि होती है, इसी समय अवधि के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हो। तो जो सुकन्या योजना होती है, उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित समय में जो राशि जमा कराई जाती है, वो राशि एक निश्चित अवधि के बाद उस राशि को हम निकालने के लिए पात्र होते हैं, योग्य होते हैं, है ना। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि उस एक किसी राशि को जमा करवाने पर बैंक उसको निश्चित मात्रा में वापस प्रदान करती है, वो हमारी अवधि क्या हो गई, वो हमारी अवधि जमा हो गई, वो हमारी अवधि जमा हो गई। आगे समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलिए। देखो आप प्रश्नों को समझिए बच्चों, शानदार प्रश्न है, वाकई परीक्षा के अंदर आने वाले प्रश्न है। और वेरी, देखो ये अगला क्वेश्चन देखो हमारा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 4 नंबर का आ सकता है बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है ये ना। हाँ, देखिए चालू खाते और सावधि खाते में अंतर बताइए, प्रश्न आ सकता है, चालू खाते और सावधि खाते में, चालू खाते और सावधि खाते में अंतर बताइए। देखो ये प्रश्न आ सकता है बच्चों कि चालू खाते और सावधि खाते में अंतर बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, इतनी सरल परिभाषा ली है मैंने, आसान है ना। देखो चालू खाते में यहाँ पर लिख दीजिए आप, है ना, हाँ, यहाँ पर लिख दीजिए आप चालू खाता, चालू खाता, है ना, चालू खाता, और ये हो गई हमारी सावधि जमा, क्या हो गई, सावधि, सावधि जमा।
हाँ, अब देखिए आप चालू खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी कि जो चालू खाता होता है उसके ऊपर ब्याज बैंक हमें नहीं देती है। सावधि यहाँ पर देखो जमा कीजिए आप, है ना? सावधि जमा पर अच्छा ब्याज दिया जाता है, और जो सावधि जमा होती है उसके ऊपर तो सरकार एक निश्चित मात्रा में ब्याज देती है ना? जो ब्याज एक निश्चित मात्रा में देती है सरकार, वो किस में देती है? सावधि जमा में देती है। हाँ, अगला देखिए, चालू खाते में कभी भी रुपया जमा करवाया जा सकता है, यानी कि चालू जो खाता होता है उसमें कभी भी दिन रात जब भी आपको टाइम मिले 12 बजे चले जाओ, आप जमा करवा के आ जाओ। और देखो सावधि जमा में केवल एक बार रुपया जमा करवाया जाता है, और इसमें केवल एक बार रुपया जमा करवाया जाता है। इसमें कभी भी आप रुपये जमा करवा सकते हो, और इसमें सिर्फ एक बार यानी एक समय में एक बार रुपये जमा करवाया जाता है, और उसको फिर एक समय के बाद ही यानी 1 साल 2 साल के बाद ही उसको निकाल सकते हैं। आगे समझ में? और इसमें कभी भी निकाल सकते हैं। फिर देखिए, चालू खाते में कभी भी रुपया निकालवाए जा सकते हैं, यानी चालू खाते में कभी भी रुपया निकलवाए जा सकते हैं, कभी भी। रात की 12 बजे आपको जरूरत पड़ी, एटीएम डालो, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं आप में चालू खाते के अंदर। और यदि आपका सावधि जो जमा होती है, जिसमें अगला देखिए, सावधि जमा खाते में धनराशि निश्चित अवधि के बाद ही निकाली जाती है। नोटेड पॉइंट देखिए, इसके अंदर कभी भी निकलवाई जा सकते हैं। इसके अंदर एक निश्चित राशि जो होती है एक निश्चित समय के अंदर निकाली जाती है। आया ना समझ में? हाँ, तो वो निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के बाद ही निकाली जा सकती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी सरल परिभाषा है ना मैंने आपके लिए ली। आप सदी किताब के अंदर समझोगे, डेस्क के अंदर समझोगे ना, तो बस सारा ऊपर से होकर निकलेगा आपके हवा के अंदर, है ना? समझ नहीं पाओगे सरल परिभाषा, बस आप स्क्रीनशॉट लो और आगे चलो। हाँ, देखिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बने रहिएगा इस क्लास के अंदर, है ना? ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। हाँ, साख सर्जन का देखो 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है ना? 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि साख सर्जन का कार्य कौन करता है? यानी जो अभी मैंने बताया था, साख सर्जन का कार्य कौन करता है? अरे साख का मतलब क्या होता है? गुडविल, है ना? जो बैंक ब्याज वसूलती है ना? उधार देती है ऋण, और फिर उसके ऊपर जो ब्याज वसूलती है, ब्याज लेती है ना कस्टमर से, तो वो ये किसका कार्य है? तो ये कार्य हो गया हमारा व्यापारिक बैंक का। किसका हो गया? व्यापारिक बैंक का। यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, तो कुछ नहीं घबराना नहीं है। केंद्रीय बैंक क्या करती है? केंद्रीय बैंक हमारे देश की क्या है? केंद्रीय बैंक हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी पॉलिसी और नीतियों को निर्धारित करने वाली बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जो जिसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं, है ना? जो निम्न दरों पर अपने अधीनस्थ बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाती है, और फिर वो बैंक के आम जनता को ऋण उपलब्ध करवाती है, आम जनता को सर्विस सेवाएं प्रदान करती है, वो व्यापारिक बैंक होती है। आ गया समझ में? हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा अगला। चलिएगा आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? देखो, हाँ, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आएगा। 100% लिख लीजिए आप बस। मुझे पता है यही क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर का, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर का आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर के इस क्वेश्चन में आप देखिए, 4 नंबर के इस क्वेश्चन में आप देखिए। हाँ, 4 नंबर के इस क्वेश्चन में आप देखिए, कुछ नहीं करना। अगर परीक्षा के अंदर ऐसा आ जाए, भारतीय रिजर्व बैंक है ना, यदि परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के संक्षेप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को, है ना, कार्यों को कार्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अगर ये संक्षेप शब्द आ जाए ना, संक्षेप का अगर ये शब्द नहीं भी आए और ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए, तो कुछ नहीं लिखना है। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ ये पॉइंट याद कर लो आप। सिर्फ ये पॉइंट याद करना, आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिए और इसके आगे बोलिए आपने क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो पूरी परिभाषा लिख दीजिए, और यदि नहीं आ रहा तो ये पॉइंट लिख के आ जाए इस क्रम से, और इनके आगे से बराबर करना है और इनका वर्णन कर देना है ना? इनका वर्णन कर देना है। जैसे मान लीजिए क्या कार्य है? नोटों का निर्गमन, है ना? निर्गमन का मतलब क्या होता है? निर्गमन का मतलब होता है कि नोटों का निर्माण करना और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात निर्यात करने में अपनी भागीदारी के लिए प्रस्तुत करना, वो निर्गमन हो गया। हाँ, फिर देखिए सरकार का बैंकर। अब ये सरकार का जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके ऊपर किसका आधिपत्य होता है ना? सरकार का ही तो होता है आधिपत्य। हाँ, फिर देखो बैंकों का बैंक। अब ये बैंकों का बैंक क्यों है? क्योंकि सभी बैंकों को जो ऋण देता है वो कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को हमें ऋण देता है ना? हाँ, आगे देखिए अंतिम ऋणदाता। यदि कोई बैंक ऋण नहीं दे रही है, सारी बैंकें जो है मना कर रही है बैंक देने के लिए, सारी बैंकें जो है अपने बैंक राशि को किसी व्यक्ति को देने से, प्रदान करने से इनकार कर रही है, तो जो अंतिम आस बचती है ऋण लेने की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। आगे समझ में? हाँ, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, संशोधन करे का कार्य, यानी कि जो शोध, यानी कि जो मतलब एक समान दृष्टि से पूरे देश के अंदर, है ना, कहाँ पर नीतियाँ लागू करके कहाँ पर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट का कार्य किया जाए, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कार्य किया जाए, ये सारा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है। फिर देखिए विदेशी विनिमय
नियमन के कार्य में, विदेशों के अंदर कितना आयात निर्यात करना, कितना नहीं करना, ये कितना फंड बाहर जा रहा है, कितना फंड आ रहा है, इसका सारा लेखा जोखा जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। हाँ, फिर देखिए बैंकों पर पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण आदि, यदि जो बैंक होती है, अब देखिए जो अन्य बैंक, जो रिजर्व बैंक के अंदर जो अनेक प्रकार की जो बैंकें होती है, उन बैंकों पर नियंत्रण रखना, उन बैंकों की नीतियों पर नियंत्रण रखना, है ना, उन बैंकों की दरों पर नियंत्रण रखना, ये सारा किसका कार्य है? ये सारा कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना इंटरेस्ट। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन। देखो ये ऐसे पर्सन आएगा और मुझे लिख के ये पर्सन आपके छप गया, समझ लीजिए ये पर्सन 4 नंबर का आ गया, समझ लीजिए आप, बस रट लो, चार, ये समझ लो 4 नंबर का पर्सन आ गया, 4 नंबर का पर्सन आपके। ऐसा पॉइंट बनाना है, सामने लिखना है ना, सामने आपको लिखना है ऐसे, सामने लिखना है केंद्रीय बैंक, है ना, सामने लिख देना है केंद्रीय बैंक, नोटों का, नोटों का कागजी मुद्रा ना, कागजी मुद्रा का बहिर्गमन, है ना, और निर्गमन, है ना, बहिर्गमन और निर्गमन करती है ना, ऐसा आपको करना है, बैंकों का बैंक, है ना, तो आपको इसे बराबर में कर देना है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी और आज की ये क्लास आपके लिए लाभदायी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मुझे विश्वास है। बस आप अपनी मेहनत से, अपनी चित्तवृत्ति से और अपनी बौद्धिकता से, जैसे आप तन से बैठे रहते हो उसी प्रकार मन से भी बैठ के और लगन से और चाव से ऐसी क्लासरूम के अंदर आने वाले प्रश्नों को आप बारीकी से पढ़िए। यदि पूरे साल में यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं विश्वास और उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप इस बार 2025 की अर्थशास्त्र की होने वाली परीक्षा के अंदर आप जरूर कुछ अनोखा करोगे, आप जरूर कुछ अद्भुत करोगे, आप जरूर जरूर कुछ विशेष करोगे, ये मुझे विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि क्लास पसंद आई हो आपको तो मैं चाहता हूँ कि मेरे राजस्थान में, मेरे भारतवर्ष के अंदर जो बच्चे जिनको अर्थशास्त्र के अंदर दिक्कत आती हो, उन बच्चों की ये समस्या, ये प्रॉब्लम उनसे पल भर में दूर हो जाए, इसके लिए ऐसी क्लासों की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ आप भी इस चैनल को, ज्ञान ये के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए कि आप भी इससे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमारे गुरुजी, हमारे सर से जुड़िए, ताकि आप भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। अब आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी ओर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।